नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप। दोस्तों, रोज की तरह आज हम लोग डेली करंट अफेयर में चर्चा करने वाले हैं 27 अक्टूबर 2020 के विभिन्न समाचार पत्रों में से, जो कि आपके आगामी परीक्षा के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। जिसमें एसएससी है, चाहे वह सीएचएसएल का एग्जाम हो, चाहे वह दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, बिहार एसआई, राजस्थान पुलिस, लगभग सभी परीक्षाओं को यह कवर करता है। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय मामलों में आज की पहली खबर है पीएम स्वनिधि स्कीम। तो यह 26 अक्टूबर 2020 को भारत सरकार ने घोषणा की, जिसमें उत्तर प्रदेश ने शीर्ष रैंक पीएम स्वनिधि योजना में सभी श्रेणियों में प्रथम स्थान हासिल किया है। अब इसमें जो कैटेगरी जो इंक्लूड की गई हैं, तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, देखिए हमने इसमें दिया है। लोन अप्रूवल, एप्लीकेशंस और संवितरण शामिल हैं। इसमें क्या 6,22,167 यानी 6,22,167 एप्लीकेशन रिसीव हुए थे, जिसमें से 3,46,150 लोन हैव बीन प्रोवाइडेड। और राज्य के 7 अधिक शहरों ने सूची में अपना शीर्ष स्थान, वो है कौन कौन से, यहाँ पर आप देख सकते हैं। वो है लखनऊ, वाराणसी, अलीगढ़, इलाहाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, कानपुर, ये सब शहर शामिल हैं। और यह ध्यान रखेंगे कि यह स्कीम क्या है। तो यह स्कीम महत्वपूर्ण, अब देखिए 27 अक्टूबर 2020 को पीएम मोदी यानी आज के दिन स्वनिधि योजना के तहत 3 लाख से अधिक ऋण प्रदान करेंगे। और यह पीएम स्वनिधि योजना है क्या? तो इस योजना का जो मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है, यानी इसका उद्देश्य क्या है, इसका कि यह सड़क विक्रेताओं की मदद के लिए शुरू की गई है। और यह सितंबर 2020 में, अभी ही हाल ही में यह शुरू की गई है। इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, उनको शामिल किया गया है। और इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर को रियायती ब्याज दरों पर 10,000 रुपए, ये पॉइंट याद रखना दोस्तों, तो 10,000 रुपए ऋण प्रदान किया जाता है। और इस योजना के तहत लेनदार को ऋण प्रदान करने वाले जो बैंक हैं, उसमें अनुसूचित जो वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्वयं सहायता समूह बैंक, माइक्रो फाइनेंस संस्थान, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, सहकारी बैंक शामिल हैं। और दोस्तों, इस योजना से कम 50 लाख वेंडर यानी स्ट्रीट वेंडर को फायदा होगा। और यह योजना डिजिटल लेन देन की भी अनुमति देती है। वेंडर ऋण के समय पुनर्भुगतान के माध्यम से क्रेडिट सीमा की सुविधा का भी लाभ उठा सकने में सक्षम होंगे। और यह योजना लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। ये भी पूछ लेगा कि इसको जो क्रियान्वयन करने की जो एजेंसी है, उसका नाम क्या है। तो लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी। और भारत सरकार ने स्ट्रीट वेंडर से भोजन डिलीवर करने के लिए स्विगी से हाथ मिलाया है। और यह अहमदाबाद, दिल्ली, चेन्नई, वाराणसी, इंदौर जैसे 5 प्रमुख शहरों में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा था। ये भी प्रश्न बन जाएगा, किस मंत्रालय के द्वारा यह चलाया जा रहा है, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अब बढ़ते हैं दूसरी महत्वपूर्ण खबर। लोकुर समिति क्या है? इसको कह सकते हैं कि रोक लगा दी गई है। किसकी वजह से? केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया, क्योंकि यह किसके लिए बनाई गई थी? सीधे प्रश्न पूछ लेगा कि लोकुर समिति का संबंध किससे है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पराली यानी स्टबल बर्निंग की निगरानी के लिए जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली एक सदस्यीय टीम बनाने के फैसले पर क्या कर दिया है? रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि पराली जलाने की निगरानी को लेकर कानून बनाया जा रहा है और बहुत ही सख्त कानून होगा। तो ऐसे में इस समिति को अब स्थगित कर दिया जाए। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। और यह सुप्रीम कोर्ट अभी हाल ही में यानी 16 अक्टूबर को ही घोषणा की थी जस्टिस एमबी लोकुर समिति। और इसमें एसजी जो हैं तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार एक व्यापक योजना के साथ एक स्थायी निकाय स्थापित करने जा रहा है, जो पराली को नियंत्रित करेगा। तो दोस्तों, ये पराली क्या है समस्या? तो आज आप दिल्ली में देख रहे हैं, कोरोना नामक महामारी से तो वैसे ही जूझ रहा था हमारा देश, खासकर हमारी राजधानी दिल्ली। और इस समय प्रदूषण की समस्या से, वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रही है। तो और उसमें सबसे बड़ा योगदान स्टबल बर्निंग का यानी इस पराली का कहा जा रहा है,
क्योंकि दिल्ली के इर्द गिर्द जो राज्य हैं वह जब खेती होती है तो उसका जो डंठल बसता है उसमें आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से वायु प्रदूषण की समस्या है दिल्ली पूरे धुंध में। सोचिए दिसंबर जनवरी में हम लोगों के यहाँ कह सकते हैं कि जब शीत ऋतु आती है तो उस समय कोहरा आदि पड़ता है। आज ही वहां पर देखेंगे तो विजिबिलिटी खत्म हो गई है, पूरा बादल दिख ही नहीं रहा है। तो ऐसे में पूरा कह सकते हैं कि वहां लंग्स कैंसर, श्वास रोग की बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। फेफड़े का वजन बढ़ता जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि 5 वर्ष के बच्चे का फेफड़ा 40 वर्ष के व्यक्ति के बराबर मतलब काम कर रहा है, ये स्थिति हो गई है। अगर सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो यह स्थिति और भयावह होने वाली है, क्योंकि आगामी 14 नवंबर को आप समझ सकते हैं कि दीपावली का पर्व यह बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, मनाया ही जाएगा। इस पर आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। हालांकि इस पर भी कानूनी व्यवस्थाएं की गई हैं कि ज़्यादा देर तक पटाखे या शोर शराबे वाले पटाखे न छुड़ाएं, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, इन सब पर कंट्रोल किया जा सके। तो दोस्तों सोचिए कि उस दिन भी दिल्ली में बहुत सारे पटाखे छुड़ाए जाएंगे, जिसकी वजह से दिल्ली की आने वाले दिनों में स्थिति और दयनीय हो जाएगी। यानी दिल्ली के इर्द गिर्द एनसीआर रीजन, चाहे वह नोएडा, गाजियाबाद, उधर आप गुड़गांवा सेक्टर, पलवल तक स्थिति बहुत खराब है। तो इस तरह से हरियाणा और पंजाब तथा उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के द्वारा ये जो पराली जलाई जा रही है उसी पर कठोर कानून लाने की बात केंद्र सरकार कर रही है, एक स्थायी निकाय की बात कर रही है, एक परमानेंट बॉडी बनाने की बात कर रही है। तो उसी से संबंधित खबर है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। यह समिति का नाम क्या था? लोकुर कमेटी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, पीएम किसान सम्मान निधि। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पीएम किसान सम्मान निधि कह सकते हैं कि इस कोरोना नामक महामारी में किसानों, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए यह कह सकते हैं कि रामबाण सिद्ध हुई है। तो इस तरह से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों को सालाना 6,000 रुपए का लाभ यह जो ले रहे हैं, हर 4 महीने पर 2-2 हजार रुपए की किस्त सीधे किसानों के खातों में पहुंच रही है और यह डायरेक्ट किसानों के खातों में पहुंच रही है। तो इससे कोई बिचौलिया नहीं है, सीधे किसानों को लाभ मिल रहा है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ खातों में यह रकम नहीं पहुंच पा रही है। फंड ट्रांसफर ऑर्डर जनरेट होने के बावजूद भुगतान फेल होने की कई वजहें भी हो सकती हैं। दरअसल आवेदनकर्ताओं के नाम, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। जैसे किसी का आवेदन में लिखा गया नाम आधार कार्ड से मैच नहीं करता या बैंक अकाउंट से नाम नहीं मिलता, किसी ने आधार नंबर सही नहीं डाला है या बैंक का IFSC कोड जो होता है उसको भरने में गलती कर रखी है। इसमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और यूपी के मामले आ रहे हैं। तो यह इसके लिए देखिए जरूरी डॉक्यूमेंट तो देना अनिवार्य ही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले किसान को सबसे महत्वपूर्ण है आधार कार्ड। आधार कार्ड बहुत ही अनिवार्य है। उसके पास बैंक अकाउंट का भी होना जरूरी है, क्योंकि सरकार DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफर है के जरिए किसानों को पैसा ट्रांसफर करती है। आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है, तो जिससे यह समस्याएं नहीं आएंगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम मोदी सरकार ने 24 फरवरी 2019 को शुरू किया था। यह दिसंबर 2018 से ही प्रभावित हो गया था। इसके तहत केंद्र सरकार किसानों को हर साल कितना दे रही है? 6,000 रुपया। सीधा सीधा प्रश्न आ जाएगा। 3 किस्तों में देती है। पहली किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच में आती है, दूसरी किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई और तीसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर तक किसानों के खातों में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दी जाती है। तो इसमें यही महत्वपूर्ण है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूरी तरह से जानकारी देनी होगी। आपको किस राज्य से हैं, कौन सा जिला है, ब्लॉक या गांव की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा किसानों को अपने नाम, जेंडर, कैटेगरी, आधार कार्ड की जानकारी, बैंक अकाउंट नंबर जिस पर पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे, उसका IFSC कोड, पता, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि आदि की जानकारी देनी होगी।
अच्छा, पीएम किसान सम्मान निधि कौन से लोग इसका लाभ नहीं उठा सकते? तो इसमें जैसे पहला है संस्थागत भूमि धारकों को, दूसरा है संवैधानिक पद पर पूर्व या वर्तमान में आसीन होना, यानी किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं तो उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। वर्तमान या पूर्व मंत्री, वर्तमान या पूर्व सांसद, वर्तमान या पूर्व विधायक या विधान परिषद, नगर निगम के वर्तमान या पूर्व मेयर, जिला पंचायत के वर्तमान या पूर्व चेयरमैन, ये सब इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। ग्रुप डी को छोड़कर 10,000 से अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करने वालों को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। और पिछले आकलन वर्ष में इनकम टैक्स भरने वाले किसानों को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो यह सारे पॉइंट हैं, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं, अगला जो टॉपिक है वह है बीजेपी अनाउंस नेम ऑफ राज्यसभा कैंडिडेट इन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो दोस्तों 11 राज्यसभा सीटें यानी 10 उत्तर प्रदेश में और 1 उत्तराखंड की सीटें खाली हो रही हैं। कब? 25 नवंबर को। तो यह सीटें भरी जाएंगी राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा को आप जानते हैं इसे अपर हाउस कहा जाता है, इसे जो है बुद्धिजीवियों का मंच कहा जाता है, यानी इन प्लेटफॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल इसे कहा जाता है। और याद रखिएगा यह कभी भंग नहीं होता है, यह एक स्थायी सदन है, एक परमानेंट हाउस के नाम से इसको जाना जाता है। हर 2 वर्ष पर इसके जो 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। तो यह अनुच्छेद 80 में राज्यसभा है, अनुच्छेद 81 में लोकसभा है, याद रखेंगे दोस्तों। तो अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा यानी अपर हाउस जिसे कहा जाता है, जिसमें सीटों की संख्या का निर्धारण कितना किया गया है? 250। वर्तमान में 245 राज्यसभा सीटें हैं, जिसमें से अब देखिए इसमें भी कुछ केंद्र शासित प्रदेशों से आती हैं, कुछ जो है राज्यों से आती हैं। अभी जम्मू कश्मीर अलग हो गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सीटों का वितरण और राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसीलिए इस खबर को हमने लिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि इस खबर को लेने के पीछे यही कारण था कि आप राज्यसभा के बारे में भी जान लेंगे। और दोस्तों इसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, मनोनीत करता है। वह किस क्षेत्र के होते हैं? विज्ञान, कला, संकाय, साहित्य के क्षेत्र में योगदान देने वाले लोगों के लिए होता है। और 233 सदस्य जो होते हैं वह कहां से आ रहे हैं? वह केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से आते हैं। तो अब देखिए 238 थे, 250 में बात की जाए तो 238 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से, 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। लेकिन वर्तमान में 245 हैं, तो 233 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से और साथ साथ 12 जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ये ध्यान रखिएगा, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति राज्यसभा में से ही होता है। राज्यसभा के पास शक्तियों में अगर बात की जाए तो उसके पास 3 महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। इसमें मैं अनुच्छेद की चर्चा कर दे रहा हूं। आर्टिकल 249, दूसरा है ध्यान रखिएगा आर्टिकल 312 और तीसरा है 67B। इन 3 में इसको शक्तियां, इसके पास विशेष शक्तियां हैं। यानी 249 के तहत राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट, याद है ना 7वीं अनुसूची में क्या है? सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, यानी राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची। तो राज्य सूची के विषय पर 1 वर्ष का बिल बनाने का हक होता है राज्यसभा का। और दूसरा अनुच्छेद 312 के तहत, आर्टिकल 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं में गठन के लिए 2/3 से बहुमत से करना, यानी 2/3 बहुमत, यानी अखिल भारतीय सेवाओं के गठन निष्पादन का कार्य पूरा कौन करता है? राज्यसभा करता है। आर्टिकल 67B में उपराष्ट्रपति को हटाने वाला प्रस्ताव भी कहां लाया जाता है? राज्यसभा में। जैसे देखिए राष्ट्रपति के लिए किसी भी सदन में उसको ऊपर महाभियोग लाया जा सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा में ही लाया जाता है। यह ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो इस तरह से यह राज्यसभा को हमने बताया 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका कार्यकाल, राज्यसभा का 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, याद रखेंगे। तो इस तरह से बीजेपी ने अपने 11 कैंडिडेटों में से, देख रहे हैं ना, तो
प्रत्याशियों 8 यूपी से प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है, 1 उत्तराखंड से। तो हरदीप सिंह पुरी यह मंत्री रहे हैं, अरुण सिंह, हरिद्वार दुबे, ब्रिजलाल, नीरज शेखर, गीता साठ, वीएल वर्मा, सीमा द्विवेदी को कैंडिडेट बनाया गया है। वहीं उत्तराखंड से नरेश बंसल को उम्मीदवारी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अंतरराष्ट्रीय मामलों में। आज हम चर्चा करेंगे अंतरराष्ट्रीय मामलों में नासा डिस्कवर वाटर ऑन द मून, यानी चंद्रमा पर पानी की पुष्टि की है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बड़ा खुलासा करते हुए चांद की सतह पर पर्याप्त मात्रा में पानी होने की पुष्टि की है। यानी यह पानी कहां पर है? जहां पर सूर्य की रोशनी पहुंचती है। तो अब इसमें जो बात की जा रही है कि यह पानी होने से, यानी नासा की चांद पर मानव बस्तियां बसाने की योजना की दिशा में इसे एक सफलता भरा कदम माना जा रहा है। पानी की खोज नासा की स्ट्रेटोस्फीयर ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी, जिसे क्या कहेंगे दोस्तों? सोफिया, इसका फुल फॉर्म भी आ जाएगा। तो इसने खोजा और पानी नासा के मुताबिक सोफिया ने चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध, यानी जैसे ये चंद्रमा है तो इसका साउदर्न हेमीस्फेयर में यह पता लगा है। तो पृथ्वी से दिखाई देने वाले सबसे बड़े गड्ढों में से एक है क्लेवियस क्रेटर। ये ध्यान रखिएगा, क्लेवियस क्रेटर, ये आगे हमने दिया हुआ है। तो क्लेवियस क्रेटर, और इससे क्या होगा? पीने और रॉकेट ईंधन उत्पादन के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकेगा। और रिपोर्ट के मुताबिक इस स्थान के डेटा से 100 से 412 पार्ट प्रति मिलियन की सांद्रता में पानी का पता चला है। हालांकि चंद्रमा की सतह पर जितना पानी की खोज की गई है उसकी मात्रा अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है ना, में मौजूद पानी की तुलना में 100 गुना कम है। ये सवाल उठेगा आपके मन में कि यह पानी पीने योग्य होगा? तो अगर चांद पर मिला पानी इंसान के इस्तेमाल के योग्य साबित हो जाता है तो इससे अंतरिक्ष यात्रियों को बड़ी मदद मिलेगी। उन्हें अपने साथ कम मात्रा में पानी लेकर जाना होगा और वे अंतरिक्ष से अन्य जरूरी उपकरण साथ ले जा सकेंगे। अब यहीं पर थोड़ा सा मैं चंद्रमा के बारे में भी आपको बताना चाहूंगा, मून के बारे में। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। देखिए मैंने पहला ये 10 फैक्ट दिए हुए हैं। पृथ्वी से जो दूरी है इसकी 3,84,000 किलोमीटर है, यानी 365 पूरा बोल रहे हैं। यानी नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। और चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक सतह का अध्ययन करने वाली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। तो सेलेनोलॉजी कहा जाता है चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने वाले को। और द ग्राउंड ऑफ डस्ट ऑन इट इज कॉल्ड शांति सागर। चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकारमय होता है। The highest mountain in the moon is in the Leibniz Mountain, 35,000 फीट ऊंचा है और यह चंद्रमा के कहां? दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। और चंद्रमा को एक फॉसिल्स प्लैनेट भी कहा जाता है। इसके प्रकाश को पृथ्वी में आने में 1.3 सेकेंड लगता है। और दोस्तों चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 दिन और 8 घंटे में पूरी करता है। और पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखता है ये भी पूछ लेगा, तो 57% भाग को देखा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल टीचर स्टेटस इंडेक्स 2018। तो दोस्तों रिपोर्ट जो बनाई गई है यह किसको आधार बना करके? 2018 का, यानी ब्रिटेन स्थित वॉर्के फाउंडेशन द्वारा। यह भी पूछ लेगा कि यह रिपोर्ट जो बनाई गई किस फाउंडेशन के द्वारा, यही प्रश्न आ जाएगा। तो रिपोर्ट में रीडिंग बिटवीन द लाइंस व्हाट द वर्ल्ड रियली थिंक्स ऑफ टीचर्स में पाया गया कि जब देश में शिक्षकों की स्थिति पर लोगों के अंतर्निहित अचेतन व स्वचालित विचारों की बात की तो भारत का इसमें 6वां स्थान रहा। यानी भारत में शिक्षकों का 6वां स्थान है। 35 देशों के यानी 1000 प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है प्रत्येक देश के, और उसमें यह पाया गया कि भारत का 6ठा स्थान है यानी इस ग्लोबल टीचर इंडेक्स में। तो टीचरों की क्वालिटी इसमें शिक्षकों की देखी जाती है और इसमें यह बात की गई है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंतर्निहित शिक्षक स्थित विश्लेषण में शिक्षकों को लेकर प्रतिभागियों के स्वतः धारणा प्रदेशों का क्रम तय किया जाता है। वह तब भी जब उनसे कहा गया कि वे तेजी से बताएं कि शिक्षक विश्वसनीय है या अविश्वसनीय है, या प्रेरणा देने वाला है या नहीं है, या ध्यान रखने वाला है या नहीं है, मेधावी है या नहीं है। तो इस तरह से क्या होता है कि शिक्षक यानी गुरु होता है। जैसे हमारे देश में
हमारे देश में गुरु को यानी भगवान यानी गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ऐसी हमारे देश की ऐसी परंपरा है, यानी गुरु शिष्य परंपरा। आप देखते हैं कि कितना सम्मान है। हम लोग ही देखिए कि आज न्यूज़ हम आपको सुनाते हैं, आप हमें शिक्षक के रूप में देखते हैं और कितना सम्मान देते हैं। तो यह हमारे देश की परंपरा है। हालांकि वैश्विक स्थिति में हमारा स्थान 6वां है, यानी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गुरु शिष्य की परंपरा में कमी आई है। जैसे इसमें पहला स्थान किसका है, जहां सबसे ज्यादा टीचर को सम्मान और होता है, तो वह है सबसे पहले स्थान पर चीन है, दूसरे पे घाना है। घाना अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश है जिसकी राजधानी आकरा है, और सिंगापुर है, कनाडा है, मलेशिया के शिक्षक हैं जो हम लोगों से इस मानक से ऊपर हैं। यानी वार्के फाउंडेशन और ग्लोबल टीचर प्राइज के संस्थापक कौन है, सन्नी वार्के ने कहा कि यह रिपोर्ट साबित करती है कि शिक्षकों का सम्मान न सिर्फ महत्वपूर्ण नैतिक दायित्व है और यह देश के शैक्षणिक नतीजों के लिए अनिवार्य है। और यहाँ पर अंतर्निहित शिक्षक दर्जा यानी अलग अलग देशों में भिन्न है। अब जैसे देखिए हमारे देश में भारत में शिक्षा पर सरकारी खर्च 14% है। इस सर्वेक्षण में 24वें स्थान पर इटली में यह प्रतिशत 8.1 है। दूसरे स्थान पर घाना में 22.1% सरकारी खर्च शिक्षा पर होता है। तो विकसित देशों में शिक्षा पर बहुत ज़्यादा खर्च होता है। अभी हमारे देश में भी इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट समाचार में, विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व में। तो आज हम बात करेंगे, आप देख सकते हैं यह चित्र दिख रहा है निधि पांडे का। तो इन्हें प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप योजना के तहत पुरस्कृत किया गया है। उनको यह सम्मान केमिकल इंजीनियरिंग में किए गए शोध में मिला है। इसके तहत निधि में 5 साल तक इनको 12 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी और यह सम्मान पाने वाली निधि इस क्षेत्र की या देश की इकलौती छात्रा हैं। यह उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। वर्तमान में आईआईटी मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी कर रही हैं और उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के बांसी तहसील के गांव नकचौरी की रहने वाली हैं। फिलहाल इनका परिवार उत्तराखंड में रह रहा है इस समय। अब बढ़ते हैं महत्वपूर्ण दिवस में। तो आज का महत्वपूर्ण दिवस है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे, यानी ऑडियो विजुअल हेरिटेज यानी विरासत दिवस, विश्व ऑडियो विजुअल विरासत दिवस। इस बार यानी कह सकते हैं 2020 का जो थीम वर्ड है, विषय है योर विंडो टू द वर्ल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट याद रखिएगा। और दोस्तों यूनेस्को के आधिकारिक तौर पर, यानी यूनेस्को को मैंने आपको बताया है, ये UNESCO यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र एजुकेशन शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन ने 2005 में ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस 27 अक्टूबर को मनाने पर सहमत हुआ। और इस तरह से ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस भविष्य की पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण ऑडियो विजुअल सामग्री को अच्छी स्थिति में रखने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने का अवसर है। कब मनाया जाता है? 27 अक्टूबर को। सीधे सीधे या फैक्चुअल है। और इस बार का थीम वर्ड क्या है 2020 का, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब बढ़ते हैं पुस्तकें और पुरस्कारों में। वही 10 पुस्तकों को फिर से आज लिया है, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड देयर ऑथर्स। यानी पहला है अनस्टॉपेबल यानी माई लाइफ सो फॉर। तो यह है मारिया शारापोवा का नाम सुना होगा दोस्तों। यह रूस की टेनिस प्लेयर, बहुत ही चर्चित प्लेयर हैं मारिया शारापोवा, उन्हीं की किताब है। AR रहमान की आत्मकथा यानी AR रहमान ऑटोबायोग्राफी नोट्स ऑफ ए ड्रीम, कृष्णा त्रिलोक, ध्यान रखेंगे त्रिलोक, इनका नाम याद रखिएगा। 281 एंड बियॉन्ड। तो 281 एंड बियॉन्ड VVS लक्ष्मण का नाम तो सुना होगा, वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण इनको कहा जाता था। खासकर ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो जम कर चलते, तुम्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनका सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है। रेखा, इनका नाम भी सुना होगा, राज्यसभा सांसद। द अनटोल्ड स्टोरी यासिर उस्मान, ध्यान रखेंगे। और वीरप्पन चेजिंग, विजय कुमार, वीरप्पन का नाम तो सुना होगा, कर्नाटका से थे, अब नहीं है दुनिया में। तो चंदन तस्कर हुआ करता था, मुठभेड़ में मारा गया था। तो यह उन्हीं पर यह लिखी गई किताब है। नेक्स्ट है कमिंग राउंड द माउंटेन, रस्किन बॉन्ड। यानी आपके एग्जाम में रस्किन बॉन्ड ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी लगभग हर दूसरे तीसरे एग्जाम में आप देखते हैं रस्किन बॉन्ड की पुस्तकें पूछ ही ली जाती हैं। और दोपहरी, पंकज कपूर, यह फिल्म
में जो महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं पंकज कपूर और बिकमिंग मिशेल ओबामा। बराक हुसैन ओबामा की यह पत्नी है, मिशेल ओबामा की किताब है। हिट रिफ्रेश सत्य नाडेला, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया 2007 ईयर बुक राजीव महर्षि। ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो यह 10 किताबें हैं, इसी तरह से इनको याद करते चलिए। अब बढ़ते हैं खेल समाचारों में। आज के खेल समाचारों में हमने लिया है कोलोन टेनिस चैंपियनशिप जर्मनी में हो रही है। तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने 7 दिन में यह दूसरा खिताब, यानी दुनिया के नंबर 7 खिलाड़ी ज्वेरेव ने कोलोन टेनिस चैंपियनशिप के फाइनल में अर्जेंटीना के डियागो स्वार्जमैन को पराजित कर करियर की 13वीं ट्रॉफी जीती है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ही वॉन द एटीपी इंडोर टाइटल हियर लास्ट वीक, यानी एक ही सप्ताह में उन्होंने 2, यानी इसी में एटीपी इंडोर खिताब भी जीता था। और दोस्तों ये कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। और दूसरे जो बताया आपको डियागो स्वार्जमैन अर्जेंटीना के हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो आज हम बात करेंगे जलधाराओं की। दोस्तों यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर आ जाता है। तो यह जल धाराएं क्या होती हैं, महासागरीय धाराएं कैसे बनती हैं, महासागरीय धारा बनने के कई कारण होते हैं, जैसे पृथ्वी का घूमना, समुद्र की सतह पर तेज हवाओं का बहना, समुद्र पर विभिन्न स्थानों पर अलग अलग तापमान होना, समुद्र के विभिन्न स्थानों में जल के खारापन में भी अंतर होना, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, इन सभी कारणों से महासागरों में इन जल धाराओं का जन्म होता है। और इनकी प्रकृति यानी गर्म प्रकृति की होती हैं, गर्म जलधारा, और ठंडी जलधाराएं होती हैं, यानी वार्म करंट और कोल्ड ओशियन करंट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये पूरा क्या है, प्रशांत महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है इसके आकार का, और ये अपना इंडियन ओशियन है। तो इस तरह से इनमें पूछ लिया जाता है, सीधे आप लोगों से पूछ लेगा कि यह कौन सी गर्म जलधारा है, कौन सी ठंडी जलधारा है। तो इसमें सबसे पहले जैसे देखिए गल्फ स्ट्रीम जलधारा, तो यहाँ पर हमने दिया है टेबल में। तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा कहाँ से उठती है, तो आइए मानचित्र में देखते हैं। गल्फ स्ट्रीम ये देख रहे हैं, मैक्सिको की खाड़ी से होते हुए ये आगे बढ़ रही है। इसको ब्रिटेन का कंबल कहा जाता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। और एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा, जैसे ये विषुवत रेखा है, हमेशा याद रखिएगा जब यह यहाँ विषुवत रेखा से ऊपर की ओर जा रही होंगी तो इनकी प्रकृति क्या होगा, नेचर गर्म होगा, और यह भी नीचे की ओर जा रही ये भी गर्म होगा। यदि अब देखिए ये ग्लोब है मान लीजिए, तो ये विषुवत रेखा है, अब ये ध्रुवीय क्षेत्र से जो आ रही हैं इनका नेचर ठंडा होगा, ये कोल्ड करंट होंगी, और इधर से ऊपर की ओर जा रही हैं तो ये भी कोल्ड करंट कहलाएंगी, कोल्ड ओशियन करंट। ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो इस तरह से आप अपने मन मस्तिष्क में इस बात को अंकित कर लीजिए कि जो भी ध्रुवीय क्षेत्रों से इधर मतलब विषुवत रेखा की ओर आ रही हैं तो वह ठंडी होंगी, और विषुवत रेखा से ध्रुवीय क्षेत्र की ओर जा रही हैं वह गर्म होंगी। समझ में आई बात? तो अब देखिए गल्फ स्ट्रीम क्या है, नीचे से ऊपर जा रही है, तो ये क्या है, गर्म जलधारा है। और देखिए ऊपर से लैब्राडोर आ रही है। अभी ठंडी जलधारा में चर्चा करेंगे, लेकिन यहां पर बताना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये दोनों जहां मिलती हैं ये स्थान को कहते हैं फंडी की खाड़ी, बे ऑफ फंडी। फंडी की खाड़ी, यहाँ में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार उत्पन्न होता, वर्ल्ड हाईएस्ट टाइड यहाँ बनता है। और दोस्तों सोचिए यहाँ मछलियों के उत्पादन और प्रजनन के लिए बहुत ही उपयुक्त स्थान बन जाता है, और यहीं पर इसीलिए जॉर्ज बैंक, पियरे बैंक, और इधर थोड़ा सा आएंगे ग्राट बैंक, यह मछलियों के रहने की बैंक कहा जाता है, तो यहाँ पर बनता है। और दोस्तों यहाँ का माहौल, यहाँ का मौसम भी अच्छा हो जाता है, नहीं तो यहाँ ठंडा हो जाता है। यहीं पर देखिए सेंट लॉरेंस नदी गिरती है, यह जम जाती है, लेकिन इसकी वजह से यहाँ का वातावरण थोड़ा सा गर्म हो जाता है, तो यहाँ पर कृषि वगैरह के लिए भी यह लाभदायक होती है। और फिर सीधा यह चली जाती है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के नाम से, और यह इसीलिए देखिए ना यहाँ घूम जा रही है, तो इसीलिए इसको ब्रिटेन का कंबल कहा जाता है। और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट सीधा चली जाती है कई शाखाओं में, यहीं पर नॉर्वेजियन, इरमिंगर, रेनेल जलधारा, इन सब जलधाराएं हैं, ये घूम जाती हैं। और यहीं पर आप देखेंगे यहाँ पर रूस का मरमांस्क बंदरगाह है, यह सालों भर खुला रहता है, जबकि यहाँ पर बर्फ जमी होनी चाहिए, लेकिन इस नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट करंट की वजह से यहाँ का तापमान सामान्य रहता है। यही कारण है कि यह बंदरगाह
खुला रहता है। याद हो जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के बारे में बता दिया, दोनों बता दिया। अगुलहास धारा ये हिंद महासागर में चलती है। अब अगुलहास धारा कहाँ होगा, तो हिंद महासागर ये है, तो ये देख रहे हैं ना, ये ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, तो ये भी गर्म जलधारा होगी, अगुलहास जलधारा। याद हो जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं अलास्का की धारा। अब देखिए अलास्का कहाँ है, अमेरिका का प्रांत है, यहां पर अलास्का है। लेकिन अब देखिए कि ये जलधारा, अलास्का की जो जलधारा है वह देखिए ना नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, तो जाहिर सी बात है ये गर्म जलधारा होगी। यही ऊपर से नीचे की आ रही होती तो ठंडी, जैसे कैलिफोर्निया जलधारा है, देख सकते हैं, तो कोल्ड करंट है। याद हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद आता है क्यूरोशियो, उत्तरी प्रशांत महासागर में। यहां पर देखिए क्यूरोशियो, ये देखिए नीचे से ऊपर, आयोशियो ऊपर से नीचे, देखिए ये ठंडी हो गई, और ये क्यूरोशियो यहां पर भी मछलियों के उत्पादन और प्रजनन के लिए बहुत ही उपयुक्त दशा बन जाती है। इसी तरह देखिए ब्राजीलियन करंट है, इसमें दिया नहीं लेकिन याद रखिएगा ये भी गर्म जल धारा है। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में देखिए यह पश्चिमी, ये ठंडी है, इसी की वजह से देखिए ठंडी जलधाराओं की वजह से मरुस्थल बनता है, और इधर देखिए गर्म जलधाराओं की वजह से वर्षा। तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया का 25% क्षेत्र जो है, कृषि क्षेत्र कह सकते हैं, इतने ही भाग पर यहाँ वर्षा होती है। यही कृषि आधारित अर्थव्यवस्था भी है ऑस्ट्रेलिया की। तो पूर्वी जलधारा गर्म और पश्चिमी ठंडी जलधारा होती है, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। और एक और है इसमें इक्वेटोरियल, अब नाम ही इसका देखिए, प्रशांत महासागर में चलती है, विषुवतरेखीय जलधारा। ये जो इक्वेटर से चल रही है इसको इक्वेटोरियल कहते हैं, ध्यान रखेंगे। ठंडी जलधारा है तो देखिए कैलिफोर्निया की धारा, तो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में होगा। सीधे यहाँ मानचित्र में देखिए ऊपर से आ रही है, जाहिर सी बात है ठंडी है कैलिफोर्निया। फिर देखिए दूसरा क्या है, कैनेरी धारा, उत्तरी अटलांटिक महासागर। फिर मानचित्र में आइए, देखिए यहाँ ऊपर से ये आ रही है, ये देख सकते हैं। अब एक देखिए कैनेरी जलधारा, ये यहाँ पर देखिए, इसमें प्रकृति थोड़ी चेंज होती रहती है, ये ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद चौथी जो जलधारा है लैब्राडोर, ये मैंने बता ही दिया, ऊपर उत्तरी अमेरिका से आ रही है। हम्बोल्ट धारा, इसी पेरुवियन धारा, दक्षिणी प्रशांत महासागर में। तो ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये पेरू, ये नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, तो ये ठंडी जलधारा होगी, हमेशा ये ध्यान रखिएगा, और यहीं से आपका उत्तर मिल जाएगा। पश्चिमी पवन धारा यानी दक्षिणी प्रशांत महासागर में, यह देख रहे हैं वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, साउदर्न पैसिफिक ओशियन, यहाँ पर ये देख रहे हैं दक्षिणी प्रशांत, यह नॉर्थ प्रशांत है और यह दक्षिणी प्रशांत, तो ये भी क्या होगा, ठंडी जलधारा होगी, ऊपर से आ रही है, नॉर्थ देख रहे हैं ना, ऊपर से आ रही है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है जो महत्वपूर्ण है, आयोशियो, मैंने बताया था ना आयोशियो, तो उत्तरी प्रशांत महासागर में आयोशियो और क्यूरोशियो, देख रहे हैं ऊपर से आयोशियो आ रही, नीचे से क्यूरोशियो, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में ऑस्ट्रेलियन यानी वेस्ट पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ठंडी जलधारा है। तो यह महत्वपूर्ण जलधारा है, यहाँ से सीधे सीधे आप लोगों में प्रश्न आ जाता है। तो इस तरह से आपसे प्रश्न जैसे और भी फैक्ट हैं, तो सबसे तेजी से जो चलती है गल्फ स्ट्रीम। किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहा गया है, तो एल नीनो गर्म जलधारा, यहीं पर इसी की वजह से भारतीय मानसून प्रभावित होता है। और इसी तरह से कह सकते हैं कि किस जलधारा का रंग गहरा नीला होता है जिसे जापान में काली जलधारा कहा जाता है, तो ये देख रहे हैं ना क्यूरोशियो, इसे काली जलधारा के नाम से जाना जाता है। तो यह इस तरह से हमने आज फैक्ट बताए, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बात करते हैं, आप लोगों का सेक्शन आ गया। तो आज आप लोगों ने बहुत ही अच्छा उत्तर, बहुत जल्दी उत्तर दिया है, उसमें वही नाम आ रहे हैं, संतोष कुशवाहा, ज्ञान रंजन साहू, अपूर्वा और साथ साथ ऋषि थोड़ा सा लेट दिए हुए हैं, और जल्दी में जैसे कि आयुष्कांत साहू भी और संतोष कुशवाहा मैंने बताया ही, विशाल गुप्ता जी भी लिए हैं लेकिन आंसर नहीं दिए हैं, आदित्य कुशवाहा और साथ साथ केसु चौरसिया, ये सब बहुत पहले, विक्की, ज्ञान रंजन साहू, संतोष कुशवाहा, ये लोग बहुत तेजी से उत्तर दे रहे हैं। सुनील पाठक, साक्षी भी बहुत पहले उत्तर दे दी थी, केसु चौरसिया, प्रेरणा वर्मा, ये लोग, चिराग गुप्ता, ये सब लोगों ने बहुत तेजी से उत्तर देने का प्रयास किया है। आइए फिर से हम लोग आप बात करते हैं और आपको प्रश्न देते हैं और इसको उत्तर देने का प्रयास करिएगा। तो पहला प्रश्न है, पीएम स्वनिधि योजना में सभी श्रेणियों में प्रथम स्थान किस राज्य
राज्य ने हासिल किया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात? नेक्स्ट है लोकुर समिति का संबंध किससे है? यह जो है महिलाओं की सुरक्षा से है, या पराली जलाने की निगरानी के लिए है, या बैंकिंग सुधार से है, या पुलिस सुधार से है? नेक्स्ट है हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किसकी सतह पर पर्याप्त मात्रा में पानी होने की पुष्टि की है? चंद्रमा, मंगल, शुक्र या बृहस्पति? नेक्स्ट है ग्लोबल टीचर स्टेटस इंडेक्स में भारत का कौन सा, यहां पर इसको कौन सा कर लीजिएगा, हाँ, कौन सा स्थान है? पांचवां, छठा, सातवां या आठवां आपको बताना है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप योजना के तहत पुरस्कृत होने वाली देश की एकमात्र छात्रा कौन है? अपराजिता सिंह, निधि पांडे, शिवांगी रेड्डी या वान्या पांडे? नेक्स्ट है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत कितने रुपए केंद्र सरकार देती है? 5,000, 6,000 या 7,000 या 8,000? नेक्स्ट है विश्व ऑडियो विजुअल हेरिटेज दिवस कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 26 अक्टूबर या 27 अक्टूबर? नेक्स्ट है अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार पुस्तक की लेखक कौन है? मिशेल ओबामा या मारिया शारापोवा, हिलेरी क्लिंटन या स्टेफी ग्राफ? नेक्स्ट है अलेक्जेंडर जेरेव किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? जर्मनी के, रूस के, अर्जेंटीना या स्पेन के? अगला है और अंतिम प्रश्न है गल्फ स्ट्रीम गर्म समुद्री जलधारा किस महासागर में चलती है? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, साउथ अटलांटिक ओशियन या प्रशांत महासागर या हिंद महासागर? इन्हीं सबका उत्तर आप लोगों को तेजी से उत्तर देना है, जल्दबाजी नहीं करना है। कभी कभी जल्दी जल्दी में आप लोग उत्तर गलत कर देते हैं, इनका ध्यान रखें। यही तो देखना है, सरल प्रश्नों को आपको गलत नहीं करना है। आप में कोई कमी नहीं है, सिर्फ आप लोग मानवीय गलतियां, जल्दबाजी में गलतियां कर देते हैं। तो इस जल्दबाजी में इसे उत्तर को नहीं देना है, यह ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कोई, देखिए सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, बस यही होता है कि हमारे दिमाग में जल्दीबाजी में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे हमने नहीं देख लिया, अब नहीं होता है जैसे पूछ लिया निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से, अब अमरकंटक देखा आपने तुरंत नर्मदा मार दिया, जबकि आगे आपने पढ़ा ही नहीं कि नहीं निकलती है। तो ये देखना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से आप देखिए और फिर उत्तर दीजिए। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।